तो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम अपना अगला निबंध शुरू करेंगे और अगला निबंध है हमारा उत्तल फाल्गुनी के आसपास, जो कि 1947 ईस्वी में कुबेरनाथ राय ने लिखा था। और यह निबंध थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सी संख्याएं, वर्ष वगैरह दी गई है, जिन्हें आपको लाइन बाय लाइन याद रखना होगा, क्योंकि इनके क्रम भी पूछे जाते हैं, कौन से वर्ष में कौन सा समय था, और यह भी पूछा जाता है। तो इसे आप प्रॉपर नोट करिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा अच्छे से। तो हम रीड करते हैं यह निबंध और शुरू करते हैं। उत्तर फाल्गुनी के आसपास वर्षा ऋतु की अंतिम नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी। तो पहला पॉइंट तो यहीं से बन जाता है कि वर्षा ऋतु की अंतिम नक्षत्र क्या है, उत्तर फाल्गुनी है। हमारे जीवन में गदह पचीसी सावन मन भावन है, बड़ी मौज रहती है, परंतु 27वें के आते आते घनघोर भाद्रपद के आसानी संकेत मिलने लगते हैं। देखा आपने, पच्चीसी में क्या रहते हैं, सावन रहते हैं। पहले तो देख लीजिए कि अंतिम नक्षत्र जो है वो उत्तर फाल्गुनी में रहती है, फिर पचीसी सावन मन भावन रहती है, फिर 37वें में भाद्रपद लग जाता है। ठीक है, 37वीं के आते आते घनघोर भाद्रपद के असली संकेत मिलने लगते हैं, और 30 के वर्षों में हम विद्रमय भाद्रपद के काम, क्रोध और मोह का तमिस्त्र सुख भोगते हैं। किसमें सुख का भोगते हैं, 30 के वर्ष में। इसी काल में अपने अपने स्वभाव के अनुसार हमारी सी शिक्षा कृतार्थ होती है। फिर 40वें लगते लगते हम भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी में प्रवेश करते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा, पहले 25, 27, 30, फिर 40। ठीक है, भाद्रपद के अंतिम में उत्तर में प्रवेश कर जाते हैं, और 2-4 वर्ष बाद अर्थात उत्तर फाल्गुनी के अंतिम चरण में जरा और जीर्णता की आगमनी का समाचार काल तुरंत दूर से ही हिनहिनाकर दे जाता है। मतलब आप समझ रहे हैं, जब 40 में तब उत्तर फाल्गुनी में आप सब प्रवेश ही करते हैं, भाद्रपद के अंतिम नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी में प्रवेश करते हैं। लेकिन और उत्तर फाल्गुनी का जो अंतिम चरण जब आप होते हैं, तब तक आप समझ लीजिए 40 में 4 साल बढ़ गया, 44-45 के आसपास हो जाते हैं। ठीक है, वास्तव में सृजन, संप्रेरक, सावधान, सतर्क, सचेत और कर्मठ जीवन हो जो हम जीते हैं, वह है 30 और 40 के बीच। मतलब ये कर्मठ, सावधान, सतर्क का जीवन वो हम 30 और 40 के बीच में जीते हैं। फिर 40 से 45 तक उत्तर फाल्गुनी का काल है। मतलब मेन जो है 40 से 45 तक का उत्तर फाल्गुनी का काल है। इसके अंदर पग निक्षेप करते ही शरीर की षट उर्मियों में थकावट आने लगती है। क्या आने लगती है, थकावट आने लगती है। अस्थि जायते वर्धते, यानी 40 से 45 के बीच में थकावट आने लगती है, जिसमें अस्थि जायते वर्धते, ये तीन धीरे धीरे शांत होने लगती हैं, उनका वेग कम होने लगता है, और इनके विपरीत तीन विपरीणमते, अपक्षीयते और विनश्यते प्रबलतर होती हैं। तो तीन कम होने लगती हैं, शांत होने लगती हैं, और तीन प्रबल होती हैं। पहली तीन अस्थि जायते वर्धते जो है वो शांत होने लगती हैं, और विपरीणते में अक्षीयते और विनश्यते प्रबल होती हैं। उन्हें प्रदोष बल मिल जाता है। वे शरीर में बैठे रिपुओं के साथ साठगांठ कर लेती हैं, और फल होता है जरा के आगमन का अनुभव। इसके जरा के आगमन का अनुभव होता है। 45 के बाद ही शीश पर काश फूटना शुरू हो जाता है। शीश पर काश फूटना यानी कि समझ सकते हैं सफ़ेद बालों का जिक्र शायद। वातावरण में लोमड़ी बोलने लगती है। शुक और सारिका उदास हो जाते हैं। मयूर अपने श्रृंगार कलाप का त्याग कर देता है, और मानस उत्पल वर्णा मार कन्याएं चोवा चंदन और चित्र सारी त्याग कर प्रव्रज्या का बलकल वसन धारण कर लेती है। अतः बचपन भले निर्मल प्रसन्न हो, गधा पचीसी भले ही मधुनी हो, परंतु जीवन का वह भाग जिस पर हमारे जन्म लेने की सार्थकता निर्भर है, 25 और 40 या ठेल ढाल कर 45 के बीच पड़ता है। इसके पूर्व हमारे जीवन
हमारे जीवन की भूमिका या तैयारी का काल है। और इसके बाद फलागम या निमिसिस की प्रतीक्षा है। फलागम को क्या कहते हैं? निमिसिस। जो हमारे हाथ में था, जिसे करने के लिए हम जन्मे थे, वह वस्तुतः घटित होता है 25 और 45 के बीच। इसके बाद तो मन और बुद्धि के वानप्रस्थ लेने का काल है। देह भले ही एक मुद, दो मधु, असंख्य मधु 60 वर्ष तक भोगती चले, इस 25-45 की अवधि में भी असल हीर रचती है। तीसोत्तरी रचती है। तीसोत्तरी के वर्षों का स्वभाव शाण पर चढ़ी तलवार की तरह है। किसकी तरह? शाण पर चढ़ी तलवार की तरह। वर्ष प्रतिवर्ष उन पर नई धारा, नया तेज चढ़ता जाता है। 40वें वर्ष तक चढ़ता जाता है। 40वें वर्ष तक मुझे क्रोध आता है उन लोगों पर जो विधाता ब्रह्मा को बूढ़ा कहते हैं और चित्र में तथा प्रतिमा में उन्हें वयोवृद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं। मैंने दक्षिण भारत के एक मंदिर में एक बार ब्रह्मा की एक अत्यंत सुंदर तीसोत्तर युवा मूर्ति को देखा था। देखकर ही मैं कलाकार की औचित्य मीमांसा पर मुग्ध हो गया। जो एक मिनट, ब्रह्मा की एक मूर्ति कहाँ देखा था उन्होंने? दक्षिण भारत में ब्रह्मा की एक मूर्ति देखा था 73 की उम्र में। युवा मूर्ति को देखा था। तीसोत्तरी युवा मूर्ति देखी थी ब्रह्मा की। वह अत्यंत सुंदर देखा था। देखकर वो कलाकार के औचित्य मीमांसा पर मुग्ध हो गए थे। जो सर्जक है, जो सृष्टि करता है, वह निश्चय ही चीर युवा होगा। प्राचीन या बहुकालीन का अर्थ जर्जर या बूढ़ा नहीं होता। जो सर्जक है, पिता है, प्रॉफिट है, नई लीग का जनक है, प्रजाता है, वह रूप माधव या रोमांटिक काम किशोर भले ही न हो, परंतु वह दाँत झरा, बाल झरा, गलितम पलितम मुंडम कैसे हो जाता है, उसे तो अनुभवी पुंगव तीसोत्तर युवा के रूप में ही स्वीकारना होगा। जवानी के चमाचम धारदार खंडक है। उस पर चढ़कर असीधारव्रत या विराचार करने वाली प्रतिभा भी पावक दग्ध होठों से देवताओं की भाषा बोल पाती है। युवा अंग के पोर में फास्फोरस जलता है और युवा मन में उस फास्फोरस का रूपांतर हजार सूर्यों से सम्मिलित पावक में हो जाता है। मेरी समझ से सृष्टिकर्ता की, कवि की, विप्लव नायक की, सेनापति की, सूरवीर की, विद्रोह की कल्पना श्वेत केश वृद्ध के रूप में नहीं की जा सकती। अतः प्रजापति विधाता को सदैव 30 वर्ष के पट्टे सुंदर युवा के सुंदर रूप में ही कल्पित करना समीचीन है। वास्तव में 30वां वर्ष जीवन के सम्मुख फड़ उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है। 30वां वर्ष क्या करता है? एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है और उस प्रश्न चिन्ह को पूरा उसका समाधान मूल्य हमें चुकाना ही पड़ता है। किसी भी पुरुष या नारी की कीर्ति गरिमा इसी प्रश्न चिन्ह की गुरुता और लघुता पर निर्भर करती है। गौतम बुद्ध के 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर अमृत के लिए महाभिनिष्क्रमण किया। यीशु क्राइस्ट ने 30 वर्ष की अवस्था में अपना प्रथम संदेश सरमन ऑन द माउंट किसने? यीशु क्राइस्ट ने 30 वर्ष की अवस्था में अपना प्रथम संदेश सरमन ऑन द माउंट गिरी शिखर प्रजनन दिया था और 33वें वर्ष में उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया गया। उनका समूचा उपदेश काल 3 वर्ष से भी कम रहा। वाल्मीकि के अनुसार रामचंद्र को भी 30 के आसपास ही वास्तव में 27 वर्ष की वयस में वनवास हुआ था। उस समय सीता की आयु 18 वर्ष की थी और वनवास के 13वें वर्ष में अर्थात सीता के 30वां पार करते करते ही सीता हरण की ट्रेजेडी घटित हुई थी। अतः 30वां वर्ष सदैव वरण के महामुहूर्त के रूप में आता है और संपूर्ण दशक उस वरण और तेज के दाह से अविष्ट रहता है। तीसोत्तर दशक जीवन का घनघोर कुरुक्षेत्र है। घनघोर कुरुक्षेत्र जीवन का कौन सा वर्ष है? तो हमें ध्यान रखना है तीसोत्तर है, यानी 30 के बाद का वर्ष। यह काल गधा पचीसी के विपरीत एक छूटधार काल है, जिस पर चढ़कर पुरुष या नारी अपने को आविष्कृत उद्घाटित करते हैं अथवा कम से कम ऐसा करने का अवसर तो अवश्य पाते हैं।
40 लगने के बाद 45 तक यथास्थिति के उत्तर पश्चिम पर इसमें ही जीवन की प्रतिकूल और अनुकूल उर्मियाँ परस्पर के संतुलित को खोना प्रारंभ कर देती हैं और प्राण शक्ति अवरोहण की ओर उन्मुख हो जाती है। इसके बाद अनुकूल उर्मियाँ स्पष्टतः थकहर होने लगती हैं और प्रतिकूल उर्मियाँ प्रबल होकर देह की गांठ में बैठे रिपुओं से मेल कर बैठती हैं। मन हारने लगता है, संतुष्टि अनाकर्षक और रति प्रतिकूल लगने लगती है। बुद्धि का तेज घट जाता है और वह स्वीकारपंथी यानी कन्फर्मिस्ट होने लगती है एवं आत्मा की दाहक तेजी में शक्ति पर विकार का धूम छाने लगता है। मैं तो यहाँ पर 45 वर्ष की बात कर रहा हूँ, परंतु मुझे स्मरण आती है दोस्तोवस्की जिसने 40 के बाद ही जीवन को धिक्कार दे दिया था। मैं 40 वर्ष जी चुका। 40 वर्ष ही तो असली जीवन काल है। तुम जानते हो कि 40वां माने चरम बुढ़ापा। दरअसल 40 से ज़्यादा जीना असभ्यता है, अश्लीलता है, अनैतिकता है। भला 40 से आगे कौन जीता है? मूर्ख लोग और व्यर्थ लोग। नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड से। दोस्तोयेवस्की की एक उक्ति का यदि शाब्दिक अर्थ न लिया जाए तो मेरी समझ से इसका यही अर्थ होगा कि 40 वर्ष के बाद जीवन के सहज लक्षणों का परिवर्धन सृजन का आत्मिक और मानसिक स्तरों पर ह्रास होने लगता है। पर मैं साठा तब पाठा की उक्ति वाली गंगा की कछार का निवासी हूँ। इसी से इस अवधि को 5 वर्ष और आगे बढ़ाकर देखता हूँ। यद्यपि दोस्तोयेवस्की की मूल थीसिस मुझे सही लगती है। शक्तिक्षय की प्रक्रिया 40 के बाद ही प्रारंभ हो जाती है, यद्यपि वह स्पष्ट रहती है। मैं इस समय 1972 ईस्वी अपना 38वां पावस झेल रहा हूँ। लेखक अभी कौन सी उम्र में लिख रहे हैं? 38वें वर्ष में लिख रहे हैं। पूर्व फाल्गुनी का विकारग्रस्त यौवन जल पी पी कर मैं विक्षिप्त में भी आगे एक पग विक्षिप्त हो चुका हूँ और शीघ्र ही मोह मुड़ होने वाला हूँ। भाद्र की पहली नक्षत्र है मघा। भाद्र की पहली नक्षत्र क्या है? मघा है। मघा में अगाध जल है। पृथ्वी की तृषा आश्लेषा और मघा के जल से ही तृप्त होती है। यदि मघा में धरती की प्यास नहीं बुझती तो उसे अगले संवत्सर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। न केवल परिमाण में बल्कि गुण में भी मघा का जल श्रेष्ठ है। मघा मेष की झड़ी झकोर का स्तव गान कवि और किसान दोनों खूब करते हैं। बरसे मघा झकोरी झकोरी मोर दुई नैन चुए जस ओरी। मघा बरसी मानो दूध बरसा मधु बरसा। इस मघा के बाद आती है पूर्वा फाल्गुनी जो बड़ी ही रद्दी कंडम नक्षत्र है। इसका पानी मघा के बाद क्या आता है? पूर्वा फाल्गुनी आता है। इसका पानी फसल जायदाद के लिए हानिकारक तो है ही, उत्तर भारत में बाढ़ वर्षा का भय भी सर्वाधिक इसी नक्षत्र काल में रहता है। इसी से उत्तर भारतीय गंगा तीरी किसान इसे एक कीर्तिनाशा कर्मनाशा नक्षत्र मानते हैं। कौन से नक्षत्र को भारतीय किसान कीर्तिनाशा कर्मनाशा नक्षत्र मानते हैं? पूर्वा फाल्गुनी। ठीक है। इसके बाद आती है उत्तरा फाल्गुनी, भाद्रपद के अंतिम नक्षत्र, जो समुचे पावस में मघा के बाद दूसरी उत्तम नक्षत्र है। दूसरी उत्तम नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी है। ठीक है। उत्तर फाल्गुनी भाद्रपद के अंतिम नक्षत्र में जो आती है। इसका पानी स्वास्थ्यप्रद और सौभाग्य कारक होता है। इस 38वें पावस में अपने जीवन का पूर्व फाल्गुनी काल भोग रहा हूँ। यद्यपि साथ ही साथ द्वार पर उत्तर फाल्गुनी का आगमन भी देख रहा हूँ। 40 आने में अब कितनी देर ही है। अतः आज पूर्व फाल्गुनी का अंतिम पान पात्र मेरे होठों के संलग्न है। क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन है और काम भुजंग मेरा क्रीड़ा सहचर है। इनको ही मैं क्रमशः विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। भले ही यह विकार जल हो, भले ही इसमें श्रेय प्रेय गति मुक्त कुछ भी न हो, परंतु इसमें जीर्णता और जर्जरता नहीं। यह जरा और वृद्धत्व
का प्रतीक नहीं। पूर्वा फाल्गुनी द्वारा प्रदत्त विक्षिप्तता भी यौवन का ही एक अनुभव है। मुझे लग रहा था कि मेरे भीतर कोई उपंग उपंग बजा रहा है, क्योंकि मेरे सम्मुख द्वार पर काल नटिन अर्थात उत्तर फाल्गुनी त्रिभंग रूप में खड़ी है। कैसे खड़ी है? त्रिभंग रूप में। और मैं उसमें मार की 3 कन्याओं यानी तृषा, रति, आरती, ये तीनों कन्याओं का नाम नोट करिएगा। तृषा, रति, आरती को एक साथ देख रहा हूँ। कांचन पद्य क्रांति, कर पल्लव, कुणित कुणित केश, बिंबाधर, विशाल बंकिम भू, दक्षिणावर्त नाभि और त्रिवली रेखा से युक्त इस भुवन मोहन रूप को मैं देख रहा हूँ और इसको आग्नि में अपने भीतर बजती उपंग को निरंतर सुन रहा हूँ। उपंग एक विचित्र बाजा है। काल पुरुषों की उंगलियां चटाक चटाक पड़ती हैं और आहत नाद का छंदोबद्ध रूप निकलता है बीच बीच में हिचकी के साथ। यह हिचकी भी उसी काल विदूषक की बढ़ांती है और यह उपंग के तालबद्ध स्वर को अधिक सजीव और मार्मिक कर देती है। मैं अपने भीतर बजते यौवन का यह उपंग संगीत सुन रहा हूँ और अपने मनोविकारों का छक्कर पान कर रहा हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं। अभी वानप्रस्थ का शरद काल आने में काफी देर है। शरद काल आने में देर है। इस क्षण उसकी क्या चिंता करूं? उस क्षण तो बस मौज ही मौज है, भले ही वह कटौतिक मौज क्यों न हो। काम भुजंग के डसने पर तो नीम भी मीठी लगती है। अतः यह काल नटी, यह पूर्वा फाल्गुनी, यह उत्तरा फाल्गुनी, यह नैना जोगनी कितनी भी भांति माया या मृग जल क्यों न हो, मैं इसके रूप में आबद्ध हूँ। इसमें मुझे वही स्वाद आ रहा है जो मायापति भगवान को अपनी माया के काम धनु का स्वाद लेते समय प्राप्त होता है और जिस स्वाद को लेने के लिए वे परम पद के भास्वर सिंहासन को छोड़कर हम लोगों के बीच बार बार आते हैं। अतः इस समय मुझे कोई चिंता, कोई परवाह नहीं, परंतु एक न एक दिन वह क्षण भी निश्चय ही उपस्थित होगा जिसकी श्रृंगारहीन शरद यवनिका के पीछे जीर्ण हेमंत और मृत्यु शीतल शरीर शिशिर की प्रेत छाया झलकती रहेगी। उस दिन तुम क्या करोगे? मैं तुम्हारे पास कोई बजी मंत्र, कोई टोटका, कोई धारणी मंत्र जिससे तुम अगले 20-22 वर्षों के लिए इस उत्तर फाल्गुनी के पगों को सम्मित कर दो और वह अगले 20-22 वर्ष तुम्हारे द्वारदेश पर शिथिल दक्षिण चरण ईषत कृचित जानू के साथ आभंग मुद्रा में नतग्रीव खड़ी रहे और तुम्हारे हुक्म की प्रतीक्षा करती रहे। है कोई ऐसा जीवन दर्शन, ऐसा सिद्धाचार, ऐसी काया सिद्ध जिससे बाहर बाहर शरद शिशिर पतझार हेमंत आए और जूझते हार खाते चले जाएं, परंतु मनस की द्वार देहरी पर यह उत्तर फाल्गुनी एक रस 60 वर्ष की आयु तक बनी रहे। है कोई ऐसा उपाय? यह प्रश्न रह रहकर मैं स्वयं अपने ही से पूछता हूँ। आज से 13 वर्ष पूर्व भी मैंने इस प्रश्न पर चिंता की थी और उक्त चिंतन से जो समाधान निकला उसे मैंने कार्य रूप में परिणत कर दिया। परंतु इन 13 वर्षों में असंख्य भाव प्रतिभाओं के मुंडपात हुए हैं और आज मैं मूल्यों के कबंध वन में भाव प्रतिभाओं के केतुकांतर में बैठा हूँ। आज जगत वही नहीं रहा जो 13 वर्ष पूर्व था। एक ग्रीक दार्शनिक की उक्ति है कि एक नदी में हम दोबारा हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि नदी की धार क्षण प्रतिक्षण और होती जा रही है। ये किसकी उक्ति है? एक ग्रीक दार्शनिक की। काल प्रवाही नदी है और इसकी भी कोई बूंद स्थिर नहीं। अतः शताब्दी के 8वें दशक के इस प्रथम चरण में मुझे उसी प्रश्न को पुनः पुनः सोचना है। कैसे जीर्णता या जरा को यदि संपूर्णतः जितना असंभव हो तो भी फांकी देकर यथासंभव दूरी तक वंचित रखा जाए। कैसे अपने दैहिक यौवन को नहीं तो मानसिक यौवन को ही निरंतर धारदार और चिरंजीवी रखा जाए। उस दिन तो मैंने सीधा सीधा उत्तर ढूंढ निकाला था। ययावती की तरह पुत्रों से यौवन उधार लेकर, अर्थात मैं कोई नौकरी न करके कॉलेज में अध्यापन करूं तो मुझे 55 या 60 वर्ष की आयु तक युवा शिष्य शिष्याओं के मध्य वास करने का अवसर सुलभ होगा। मैं इनकी आशा आकांक्षा, उत्साह, साहस, उद्यमता आदि से वैसे ही अनुप्राणित
और आविष्ट रहूँगा। जैसे चुंबकीय आकर्षण क्षेत्र में पड़कर साधारण लोहा भी चुंबक बन जाता है। परंतु विगत दशक के अंतिम 2 वर्षों में जब मेरे ये बाल खिल्ले सचरणगत छिन्नमस्ता राजनीति के रंग रंगरूट बनने लगे, जब इन्होंने मेरे गुरुओं गांधी विवेकानंद विद्या इनके गुरु कौन थे? गांधी, विवेकानंद, विद्यासागर सर आशुतोष की प्रतिमाओं का एवं उनके द्वार प्रतिपादित मूल्यों का अनर्गल मुंडपात करना शुरू कर दिया। जब इनके नए दार्शनिकों ने कहना प्रारंभ किया कि अध्यापक और छात्र के बीच भी श्रेणी शत्रुओं का संबंध है, क्योंकि अध्यापक भी स्थापित व्यवस्था का एक अंग है और व्यवस्था का भंजन ही श्रेष्ठतम पुरुषार्थ है, तब देश में घटित होती हुई इन घटनाओं पर विचार करके और क्रांति तथा नई पीढ़ी के दार्शनिकों यथा हिबर्ट मार्क्यूज, चे ग्वारा, ब्रेडिट कोहन आदि का चिंतन धारा से यथासंभव अल्प स्वल्प परिचय पा करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि मैं इन अपने भाइयों, अपने हृदय के टुकड़ों के साथ जो आज छिन्नमस्ता राजनीति के रंगरूट हैं, कुछ ही दूर तक आधे रास्ते ही जा सकता है। विविध प्रकार के नारों से आक्रांत ये नए पुरुरवा से आक्रांत या पुरित पुरुष ययाति पुरानी पीढ़ी का प्रतीक है कि पुरानी पीढ़ी का प्रतीक क्या है? ययाति। तो पुरुरवा नई पीढ़ी का। यदि मुझे यौवन उधार देंगे भी तो बदले में मुझे भी कबंध में रूपांतरित होने को कहेंगे और मैं कैसे अपना चेहरा, अपनी आत्मसत्ता, अपना व्यक्तित्व त्याग दूं? छिन्न मस्त पुरुष बनकर यौवन लेने से क्या लाभ? बिना मस्तक के, बिना अपने निजी नयन मुख कान के इस उधार प्राप्त नव यौवन का नया अर्थ होगा। रूप, रस, गंध और गान से वंचित रह जाऊंगा। केवल शिश्नोदर वाला व्यक्तित्व लेकर कौन जीवन यौवन भोगना चाहेगा? कम से कम बुद्धिजीवी तो नहीं ही। आत्मार्थ पृथ्वी त्यजेत। अतः मुझे चिर यौवन को इन शिष्य पुरुरवाओं की नई पीढ़ी से दान के रूप में नहीं लेना है। 13 वर्ष पहले का चिंतित समाधान आज व्यर्थ सिद्ध हो गया है। मुझे अन्यत्र चिर यौवन का अनुसंधान करना है। कहीं न कहीं मेरे ही अंदर अमृता कला की गांठ होगी, उसे ही मुझे आविष्कृत करना होगा। जो बाहर अप्राप्य है, वह सब कुछ भीतर सुलभ है। मैं अपने ही हृदय समुद्र का मंथन करके प्राण और अमृत के स्रोत किसी चंद्रमा को आविष्कृत करूंगा। 13 वर्ष पुराना समाधान आज काम नहीं आ सका। मैं मानता हूँ कि समाज और शासन में शब्दों के व्यू के पीछे एक कपट पाला जा रहा है। मैं बाल खिल्लियों के क्रोध की सार्थकता को स्वीकार करता हूँ, पर साथ ही छिन्न मस्ता शैली के सस्ते रंगांध और आत्मघाती समाधान को भी बेहिचक बिना शील मुरौवत के अस्वीकार करता हूँ। अपना मस्तक काटकर स्वयं उसी का रक्त पीना तंत्राचार विराचार हो सकता है, परंतु यह न तो क्रांति है और न समर। पुरानी पीढ़ी का चीर यच्छत्व मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैं भी चाहता हूँ कि वह पीढ़ी अब खिजाब आरसी का परित्याग करके संन्यास ले ले। शासन और व्यवस्था के पुतली घरों की मशीन कन्याएं उनकी बूढ़ी उंगलियों के सूत्र संचालन से ऊब गई हैं और उनकी गति में रह रहकर छंद पतन हो रहा है। यह बिल्कुल न्याय संगत प्रस्ताव है कि पूर्व पीढ़ी अपनी मनुस्मृति और कॉपिन बगल में दबाकर पुतली घर से बाहर हो जाए और नई पीढ़ी को अर्थात हमें और हमारे बाल खिल्लियों को अपने भविष्य के यश अपयश का पट स्वयं बुनने का अवसर दें, जिससे वे भी अपने कल्पित नक्शे, अपने अर्जित हुनर को इस कीर्ति पट पर काढ़ने का अवसर प्राप्त कर सकें।
पर साथ ही छिन्न मस्ता शैली के मस्ते रंगांध और आत्मघाती समाधान को भी मैं बेहिचक बिना शील मुरौवत के अस्वीकार करता हूँ। अपना मस्तक काटकर स्वयं उसी का रक्त पीना तंत्राचार विराचार हो सकता है, परंतु यह न तो क्रांति है और न समर। पुरानी पीढ़ी का चीर यच्छत्व मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैं भी चाहता हूँ कि वह पीढ़ी अब खिजाब आरसी का परित्याग करके संन्यास ले ले। शासन और व्यवस्था के पुतली घरों की मशीन कन्याएं उनकी बूढ़ी उंगलियों के सूत्र संचालन से अब उब गई है और उनकी गति में रह रहकर छंद पतन हो रहा है। यह बिल्कुल न्याय संगत प्रस्ताव है कि पूर्व पीढ़ी अपनी मनुस्मृति और कॉपीन बगल में दबाकर पुतली घर से बाहर हो जाए और नई पीढ़ी को अर्थात हमें और हमारे बाल खिलने को अपने भविष्य के यश अपयश का पट स्वयं बुनने का अवसर दे, जिससे वे भी अपने कल्पित नक्शे अपने अर्जित हुनर को इस कीर्ति पट पर काढ़ने का अवसर पा सकें। यह सब सही है, परंतु यह क्या इन सब बातों की संपूर्ण सिद्धि के लिए इस पुतली घर का ही अग्निदाह, पुरानी पीढ़ी द्वारा बुने कीर्ति पट के विस्तार का दाह, उनके श्रम का फल का तिरस्कार आदि आवश्यक है? क्या ऐसा सब करना एक आत्मघाती प्रक्रिया नहीं? इस स्थल पर डॉक्टर राधाकृष्णन या आचार्य विनोबा भावे की राय को उद्धृत करूँ तो किसकी राय की बात हो रही है? डॉक्टर राधाकृष्णन और विनोबा भावे की। पूछा जा सकता है दोनों के नाम किस निबंध में आए हैं। ठीक है, विनोबा भावे की राय को उद्धृत करूँ तो वह क्रांति के उन दुग्ध कुमारों के लिए कौड़ी की 3 ही होंगी, अतः मैं लेनिन जैसे महान क्रांतिकारी की राय उद्धृत कर रहा हूँ। मतलब उन दोनों की राय छोड़कर लेनिन की राय ले रहे हैं। 1922 ईस्वी में लेनिन ने लिखा था, उस सारी सभ्यता संस्कृति को जो पूंजीवाद निर्मित कर गया है हमें स्वीकार करना होगा और उसके द्वारा ही समाजवाद गढ़ना होगा। पूर्व पीढ़ी के सारे ज्ञान, सारे विज्ञान, सारी यांत्रिकी को स्वीकृत कर लेना होगा, उसकी सारी कला को स्वीकार कर लेना होगा। हम सर्वहारा संस्कृति के निर्माण की समस्या तब तक हल नहीं कर सकते जब तक यह बात साफ न समझ लें कि मनुष्य जाति के सारे विकास और संपूर्ण संस्कृति ज्ञान को आहरण किए बिना यह संभव नहीं, और उसे समझकर सर्वहारा संस्कृति की पुनर्रचना करने में हम सफल हो सकेंगे। सर्वहारा संस्कृति अज्ञात शून्य से उपजने वाली चीज नहीं, और न यह उन लोगों के द्वारा गढ़ी ही जा सकती है जो सर्वहारा संस्कृति के विशेषज्ञ विद्वान कहे जाते हैं। ये सब बातें मूर्खतापूर्ण हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता। सर्वहारा संस्कृति उसी ज्ञान का स्वाभाविक सहज विकास होगी जिसे पूंजीवादी, सामंतवादी और अमलातांत्रिक व्यवस्थाओं के जुए के नीचे हमारी संपूर्ण जाति ने विकसित किया है। यह बात स्वामी दयानंद या पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की होती तो बड़ी आसानी से कह सकते, मारो गोली, सब बुर्जा बकवास है। पर कहता है क्रांतिकारियों का पितामह लेनिन। कौन कहता है क्रांतिकारियों का पितामह लेनिन, जिसे एक कट्टर बंगाली मार्क्सवादी नीरेंद्र नाथ राय ने अपनी पुस्तक शेक्सपियर हिज ऑडियंस के पृष्ठ 49 यानी कि 49 और 50 पर उद्धृत किया है। आज प्राय किसकी पुस्तक है ये? कट्टर बंगाली मार्क्सवादी नीरेंद्र राय ने अपनी पुस्तक शेक्सपियर हिज ऑडियंस। ठीक है, आज प्राय लोग पुकार कर कहते हैं, देखो देखो जोखिम उठा रहा है, मूल्य भंजन कर रहा है। अरे बंधु, जोखिम उठा रहे हो या नाम कमा रहे हो, यह तो आज अपने को प्रतिष्ठित बनाने और जागृत सिद्ध करने का सबसे सटीक तरीका, शॉर्टकट यानी तिरछा रास्ता है। जोखिम तुम नहीं उठा रहे हो, तुम तो धार के साथ बह रहे हो, और यह बड़ी आसान बात है। आज जोखिम वह उठा रहा है जो नदी की वर्तमान धारा के प्रतिकूल धार के हुक्म को स्वीकारते हुए कह रहा है, मूल्य भी क्या तोड़ने की चीज है जो तोड़ोगे? वह बदला जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता। मूल्य स्थिर या सनातन नहीं होता, यह भी मान लेता हूँ, परंतु एक अविच्छिन्न मूल्य प्रवाह, एक सनातन मूल्य परंपरा का अस्तित्व तो मानना ही होगा। नए बालखिल्य दार्शनिक कहेंगे, यह धार के विपरीत
जाना होगा। यह तो प्रतिक्रियावाद है। ऐसी अवस्था में मेरा उन्हें उत्तर है, कभी कभी नदी की धार पथभ्रष्ट भी हो जाती है। वह सदैव प्रगति की दिशा में ही नहीं बहती, वह स्वभाव के अधोगति की ओर जाने वाली होती है। और आज तो वान्या काल है। वान्या काल में धार पथभ्रष्ट रहती है। वह कर्मनाशा कीर्तिनाशा कालमुखी बनकर हमारे गांव को रसातल में पहुंचाने आ रही है। अतः इस क्षण हमारी प्यारी नदी ही शत्रु रूपा हो गई है। कब की बात हो रही है? वान्या काल की बात हो रही है। और यदि गांव को बचाना है तो हम धार के प्रतिकूल समर करेंगे। यदि हम अपना घर द्वार फूंक कर तमाशा देखकर मौज लेने वाले आत्मभोगी नीरों की संतानें नहीं है तो हमें इस नदी से समर करना ही होगा। यदि हमारी जिजीविषा की मांग है और इसके प्रतिकूल जो कुछ कहा जा रहा है वह नई पीढ़ी की बात हो या पुराने की, मुमुक्षा का मुक्ति भोग है। यह सब विद्रोह नहीं, बुद्धवा डेथविश का नया रूप है। किसका नया रूप है? बुद्धवा डेथविश का। अतः मैं धार के साथ न बहकर अकेले अकेले अपने अंदर की अमृता कला का आविष्कार करने को कृत संकल्प हूँ। बिना रोध के बिना तट के जो धार है वह कालमुखी वन्या है, रोधवती और तटीनी नहीं। यह तो मैं मानना ही हूँ कि यह तो मैं मानता ही हूँ कि सर्जक या रचनाकार के लिए नॉन कन्फर्मिस्ट होना जरूरी है। किसके लिए? सर्जन या रचनाकार के लिए नॉन कन्फर्मिस्ट होना जरूरी है। इसके बिना उसकी सुरक्षा प्राणवती नहीं हो पाती और नई लीक नहीं खोज पाती। अतः मुझे भी विद्रोही दर्शनों से अपने को किसी न किसी रूप में आजीवन संयुक्त रखना ही है। एक लेखक होने के नाते यही मेरी नियति है और इस तथ्य को अस्वीकृत करने का अर्थ है अपनी निष्पक्षता की सारी संभावनाओं का अवरोध। परंतु लेखक, कवि या किसी भी साहित्योत्तर क्षेत्र के सर्जक या विधाता को यह बात भी गांठ में बांध लेनी चाहिए कि 100% आविष्कार या नॉन कन्फर्मिस्ट से भी रचना या सृजन असंभव हो जाता है। पुराने के आविष्कार से ही नए का आविष्कार संभव है। यह कुछ हद तक ठीक है, परंतु नए भावों या विचारों के उद्गम के बाद उपकरण या अभिव्यक्ति के साथ का प्रश्न उठता है और इसके लिए नॉन कन्फर्मिज्म को त्याग कर 75% पुराने उपकरणों में से ही निर्विचित संशोधित करके कुछ को स्वीकार कर लेना होता है। रचना की आइडिया के आविष्कार के लिए तो अवश्य विद्रोही मन चाहिए, परंतु रचना का कार्य यानी प्रोसेस आइडिया के आविष्कार के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता। रचना प्रक्रिया में स्वीकारवादी मन की भी उतनी ही आवश्यकता है, अन्यथा आइडिया या ज्ञान का क्रिया में रूपांतर संभव नहीं। अतः प्रत्येक सर्जक या विधाता जीवन के चाहे जिस क्षेत्र की बात हो, विद्रोही और स्वीकारवादी दोनों साथ ही साथ होता है। 100% स्वीकार के फैशनेबल दर्शन के प्रति मेरा आक्षेप यह भी है कि यह एक स्वयं आरोपित नो एग्जेक्टिव द्वारा या वातायन रहित अवरुद्ध कक्ष है। इसको लेकर बहुत आगे तक नहीं जाया जा सकता। यह दर्शन विषय और विधा दोनों के नकारात्मक सीमा बांधकर बैठा है और इसके द्वारा अपने स्व को भी पूरा नहीं पहचाना जा सकता है। तो स्व से बाहर इतिहास और समाज को समझने की तो बात ही नहीं उठती। यह 100% अस्वीकार का दर्शन कभी कभी अस्तित्ववाद का चेहरा लेकर आता है, तो कभी नव्य मार्क्सवाद का, क्लासिकल मार्क्सवाद से भिन्न। और ये दोनों मानसिक बौद्धिक स्तर पर मौसेरे भाई हैं। कौन मौसेरे भाई हैं? क्लासिक मार्क्सवाद से भिन्न, जो कि 100% आविष्कार का दर्शन कभी मानसिक और बौद्ध, ये दोनों मानसिक और बौद्धिक स्तर पर मौसेरे भाई हैं। यह एक हसनमुखी संस्कृति की संतानें हैं। योग शास्त्र में मन की 5 अवस्थाएं कही गई हैं: क्षिप्त, विक्षिप्त, विमूढ़, निरुद्ध और आरूढ़। योग शास्त्र में क्या कहा गया है? मन की 5 अवस्थाएं कही गई हैं। क्या क्या कही गई हैं? नोट करिएगा: क्षिप्त, विक्षिप्त, विमूढ़, निरुद्ध और आरूढ़।
ठीक है, कहाँ किसमें कही गई है? योग शास्त्र में। ये दोनों दर्शन विमूढ़ स्थिति के दो भिन्न संस्करण हैं, अतः दोनों त्याज्य हैं। यह बाढ़ वन्या का काल है। किसका है? बाढ़ वन्या का काल है। नदी अपनी दिशा भूलकर कुछ छोड़कर उन्मुक्त हो गई है, अतः बुद्धिजीवी वर्ग से धीरता और संयम अपेक्षित है। घबराकर वन्या की पथभ्रष्ट धार के प्रति आत्मसमर्पण करने की अपेक्षा जल के उत्तन वन्या के उतार की प्रतीक्षा करना अधिक उचित है। पानी हटने पर नदी फिर कुलों के बीच लौट जाएगी। नदी अपनी सैया यदि बदल भी दे तो भी नई सैया के साथ कोई अवरोध तो उसे स्वीकार करना ही होगा। यह नया कुल भी उसी पुराने कुल के ही समानांतर होगा। नदी तब भी समुद्रमुखी ही रहेगी, उलटकर हिमाचल मुखी कभी नहीं हो सकती। अतः इस वन्या नाट्य के विष्कंभक के बीच का समय मैं न तो बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ और न बहुत चिंताजनक। मैं बिल्कुल अविचलित हूँ। मेरा विश्वास है कि कल नहीं तो परसों हम अर्थात पुरानी पीढ़ी का युवा और मेरी बालखिल्य छात्र छात्राएं अर्थात नई युवा पीढ़ी दोनों मिलकर इस शासन एवं व्यवस्था के पुतली घर के नित्य कन्याओं के अकथ्य नृत्य को साथ साथ संचालित करेंगे। यह पुतली घर ऐसा है कि इसमें अनुशासित संयमित तालबद्ध कथक ही चल सकता है। क्या चल सकता है? अनुशासित संयमित तालबद्ध कथक। ठीक है, अन्यथा जरा भी छंद पतन होने पर कोई ना कोई भयावह पुतली एक ही झपट्टे में हड्डी आंत तक का बचन कर डालेगी, क्योंकि इन पुतलियों में से कोई विष कन्याएं भी हैं। ठीक है, अतः मैं चेष्टा करूंगा कि अपने अंदर की अमृत कला का आविष्कार करके इस उत्तर फाल्गुनी काल को 20-22 वर्ष के लिए अपने अंतर में स्थिर अचल कर दूं। बाहर चाहे शरद बहे या निदाघ हूँ करे, तब मैं अपने बाल खिल्ले सचरों के साथ व्यवस्था की इन पुतलियों का छंदोबद्ध नृत्य भोग सकूंगा। और एक दिन वह भी आएगा जब कोई चिल्लाकर मेरे कानों में कहेगा, 5 o'clock, 5 बज गए। कोई मेरे शीश पर घंटा बजा जाएगा। कोई मेरे हृदय में बोल जाएगा, बहुत हुआ, बहुत भोगा, अब नहीं, अब अमृत इच्छामि, वानप्रस्थ चरिष्यामि। और तब मैं व्यवस्था के पुतली घर की इन यंत्र कन्याओं से माफी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मन से बाहर आ जाऊंगा और अपने को विसर्जित कर दूंगा। लोकारण्य में जो खोऊंगा और विसर्जित कर दूंगा लोकारण्य में। खो जाऊंगा अपरिचित वृक्षोपम अवसर प्राप्त रिटायर्ड स्थागुणों के महाकांतर में। पर अभी नहीं, अभी तो मैं विश्वेश्वर के साढ़ की तरह जवान हूँ। किसकी तरह जवान हूँ? विश्वेश्वर के साढ़ की तरह। नोट करिएगा। पिछली बार मुझे जहाँ तक पता है, जून वाले परीक्षा में, जुलाई वाले परीक्षा में जब भी हुई थी, तो उसमें यह प्रश्न बना गया था कि यह कथन किस निबंध से लिया गया है या निबंधकार से। कौन सा कथन था ये? यह था यंत्रकाओं में वनप्रस्थ में चंद्रमुष्टि। और तब मैं व्यवस्था के पुतली घर की इन यंत्रकाओं को माफ कर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मन से बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, उत्तर पुरुष की ये पूछा गया था। बोलते हुए बाहर आ जाऊंगा और अपने को विसर्जित कर दूंगा लोकारण्य में और खो जाऊंगा। यह कथन पूछा गया था जून के। चाहे तो आप रीचेक कर सकते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। तो यह निबंध यहाँ समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं अपने अगले निबंध में। तब तक के लिए धन्यवाद।